हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स के लिए हम एम एच अब्राहम्स की बुक को रेफर करेंगे। उसी बुक से जितने भी लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट्स दिए गए हैं उनको हम वन बाय वन डील करेंगे। आज हमारा जो टर्म है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड 1950s के दरमियान कुछ लिखे गए वर्क्स थे, कुछ ड्रामेटिस्ट थे, उनके वर्क्स को जो है अप्लाई किया जाता है। ये क्यों अप्लाई किया जाता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड? तो पहले हम एब्सर्ड का माने जान लेते हैं। एब्सर्ड मीन्स होता है जो कुछ भी है वो सब कुछ तर्कसंगत नहीं है, यानी कि इर्रेशनल है, रिडिकुलस है। तो उनके प्लेज में, उनके ड्रामाज में क्या रिडिकुलस है? उनके ड्रामाज में ये रिडिकुलस है कि कुछ भी स्टोरी जो है रैशनल नहीं है, तार्किक नहीं है, सब कुछ इर्रेशनल है, मीनिंगलेस है वो कहानी। उसमें कोई कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें प्लॉट का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसे प्लेज उन्होंने क्यों लिखे? एक्चुअली हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और जो साहित्य समाज का दर्पण तो जैसा साहित्य होगा वैसा ही समाज होगा। लेकिन बात ये हमने उल्टी बोली, ऐसा होना चाहिए कि जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य होता है। तो अभी 1950s की बात कर रहे थे ना, तो 1950s के थोड़े दिन पहले भी देख लो तो 1939 से लेकर 1945 तक का जो पीरियड था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का था। तो उस समय इतनी मारकाट, इतने हजारों लाखों लोग मारे जा चुके थे, इतने से परेशान थे कि लाइफ सबको बड़ी मीनिंगलेस लग रही थी। अब उन्हीं चीजों को जो है ड्रामाज में दिखाया गया। ह्यूमन साइकी इतनी होपलेस हो चुकी थी, मनुष्य जो है इतना होपलेस हो चुका था, इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी, वरीज इतनी थी लोगों की लाइफ में कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सब कुछ उनको एब्सर्ड लगता था, लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस लगती थी। लोग जो है उसमें, उस लाइफ में भी मीनिंग ढूंढने का प्रयास करते थे। तो उसी में एक जो है आपके एसेइस्ट हैं, एक हम बात करते हैं अल्बर्ट कैमू की। अल्बर्ट कैमू जो है एब्सर्डिज्म की बात करने लगे। उन्होंने एक ऐसे लिख डाला, ठीक है। उस ऐसे में उन्होंने बताया कि एब्सर्डिटी होती क्या है, एब्सर्डिज्म होता क्या है। उनका हम नाम लिख लेते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं कि अल्बर्ट कैमू। अल्बर्ट कैमू ने एक ऐसे लिखा था, द मिथ ऑफ सिसिफस, 1942 में आया था। इस ऐसे में इन्होंने एब्सर्डिटीज के बारे में, यानी कि एब्सर्डिज्म के बारे में बताया, होता क्या है। बहुत सारे लोगों के प्लेज देखा, ठीक है। तो यही एब्सर्डिज्म जो वर्ड इन्होंने बताया, हम यहां लिख रहे हैं एब्सर्डिज्म, यानी कि जो बिल्कुल तर्कसंगत वाली बात नहीं होती, जो चीज दिखाया गया है प्लेज में। इस आइडिया को उठा लिया जो है मार्टिन एस्लिन ने, और उन्होंने क्या कहा कि जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक फ्रेज ही कॉइन कर दिया। और कुछ प्लेज उन्होंने एनालाइज किए, पढ़े, उसको अच्छे से स्टडी किया, मेनली सैमुअल बेकेट के। तो सैमुअल बेकेट के प्लेज को स्टडी किया, फिर बताया कि एब्सर्डिटी क्या है। और उन प्रकार के जितने भी प्लेज उस टाइम लिखे गए थे, उन सभी प्लेज को रेफर करने के लिए उन्होंने एक फ्रेज बनाया मार्टिन एस्लिन ने कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये हमने लिखा है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, 1961 में लिखा था। ये एक ऐसे है, हमने बताया एक ऐसे है। इसी ऐसे में उन्होंने बताया था, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म जो है, जो फ्रेज है, ये किसने कॉइन किया, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप इनका नाम नहीं बोल सकते कभी, मार्टिन एस्लिन का नाम नहीं बोल सकते हैं आप। दूसरी बात, अब मार्टिन एस्लिन के अलावा सैमुअल बेकेट को इन्होंने किया। तो सैमुअल बेकेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्ले बेटिंग फॉर गोडोट है। बेटिंग फॉर गोडोट को एनालाइज किया। अब बेटिंग फॉर गोडोट के अलावा इन्होंने हैरोल्ड पिंटर को भी पढ़ा। हैरोल्ड पिंटर का प्ले द बर्थडे पार्टी, द एंड गेम, इन सबको देखा गया। तो जितने भी ये प्लेज हैं ये उसी कैटेगरी में आते थे। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, कि इन सारे प्लेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी। तो देखिए, हमने जैसे अभी कुछ बताया था कि इन सारे प्लेज में ह्यूमन साइकी की बात की गई है, जो कि होपलेसनेस और वरीज, फ्रस्ट्रेशन की बात की गई है उन सभी प्लेज में, ठीक है। ये प्लेज ट्रेजिक भी होते थे, कॉमेडी भी होती थी इसमें, ठीक है। इन प्लेज में आपको थ्रेट भी दिखाई देगा, है ना, डरावनापन, माहौल ही कुछ एटमॉस्फेयर, वो ऐसी फीलिंग उसमें दिखाई देगी। अंत में उसमें कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ बिल्कुल इरेशनल रहेगा, बातें बिल्कुल
ऐसे करेंगे बहुत सारी बातें होंगी लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मीनिंगलेस बातें करेंगे। ठीक है, इन प्लेज में आप देखेंगे कैरेक्टर्स आपस में ही कंफ्यूज हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हम किस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने प्लेज आप पढ़ेंगे इनके, इन प्रकार के जितने थिएटर ऑब्जेक्ट से रिकॉर्डिंग जितने प्लेज हैं सब में, ठीक है, एक की बात इसमें नहीं की गई है। इनमें आपको क्लिशे का यूज होगा, आप क्लिशे पढ़ेंगे जब आप, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हम अभी जब हमारा जो है वीडियो बढ़ेगा, अभी हम इसी बुक में, हमारी जो बुक है लिटरेटम की एमएच अब्राम्स की, इसी में क्लिशे क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता है। तो आप उसमें देखेंगे कैरेक्टर जो बात कर रहे हैं ना, वो आपस में रिपीटेड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, पन्स का प्रयोग कर रहे हैं। पन आप प्ले ऑन वर्ड्स होता है कि एक वर्ड बोल रहे हैं उनकी मीनिंग बहुत सारी निकल रही है। ठीक है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, इन प्लेज की। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इन प्लेज के, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। वेटिंग फॉर गोडोट के अलावा बर्थडे पार्टी हो गई है ना, कुछ एग्जांपल्स आइए हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ लिखा भी है कि वेटिंग फॉर गोडोट ये सैमुअल बेकेट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर द बर्थडे पार्टी ये हैरोल्ड पिंटर की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ये भी जान सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें एक और बनता है, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये क्वेश्चन वर्जीनिया वुल्फ से भी क्वेश्चन और बनता है विलियम शेक्सपियर से रिगार्डिंग, आप शेक्सपियर पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखें, हम वर्जीनिया वुल्फ के बाद बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ एडवर्ड एल्बी का एक प्ले है जो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ये रोजेनक्रेंटिस एंड गुलिस्टन आर डेड, ये टॉम स्पॉट का है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से ये संबंधित है। ठीक है, उसी पर बेस्ड है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि रोजेनक्रेंटिस एंड गुलिस्टन आर डेड ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से संबंधित हो तो किसने लिखा, ऐसा पूछ सकता है, या ये किस मूवमेंट से रिकॉर्डिंग है यानी किससे संबंधित है, ये भी पूछ सकता है, ये जानेंगे। इसके अलावा हम एक दो और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है उसको हम ले लेते हैं। आइए हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो एक एग्जांपल और, एक जो है प्लेराइट और है उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीन आयनेस्को, इनका दो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है थिएटर ऑफ एब्सर्ड से, द बार्ड सैप्रेनो, और दूसरा है एमबी मैकबेथ। एमबी मैकबेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो शेक्सपियर का मैकबेथ है उसी पर ये सटायर है एमबी मैकबेथ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकबेथ पर ये सटायर लिखा गया है एमबी मैकबेथ, ये यूजीन आयनेस्को के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यही कुछ हमारे प्लेस थे जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड थे। बस इतना ध्यान रखना है कि किसने कॉइन किया थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म, तो ये मार्टिन एस्लिन का नाम याद रखेंगे। इसके जो पायनियर राइटर थे वो कौन थे, तो पायनियर राइटर जो है हमने अभी बताया भी था कि जो पायनियर राइटर यानी कि जो सबसे पहले लिखने वाला था वो थे सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या लिखा था इन्होंने, तो वेटिंग फॉर गोडोट लिखा था, हमने अभी बता रखा है कि वेटिंग फॉर गोडोट लिखा था इन्होंने। ठीक, इनके अलावा और इंपॉर्टेंट प्ले राइट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बाद में वो हैरोल्ड पिंटर है। ठीक है, द बर्थडे पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थे उन्हें बता दिए हैं। अब हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बाद में जो हमारा अगला मूवमेंट होगा या अगला टर्म होगा हमारी किताब में, उसको लेकर आएंगे कल। ठीक है, तो बाकी इसको रिवाइज करिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।